we are moving towards our lecture, that is what is material science and their engineering. So this is the process, that is the processing structure and related to the property of what, to the material, and that's why these things are happening. So material को हम नेचर से निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, और उस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से उस मटेरियल की प्रॉपर्टी निकलती है बाहर, डेवलप होती है, और जिस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे, उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम उस मटेरियल को चूज करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के क्रम में। सो ये एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा सामने इस पर्टिकुलर फिगर में, that is related to the each other, that is the processing, structure, property, performance, characterizations. So this is all indicating, and all are related to this particular material science and engineering. So material science tetrahedron is that is can be broadly defined as the correlation between the microstructure and the properties. So कोई भी मटेरियल है, वह मटेरियल अपने प्रॉपर्टी से रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे कि आप मटेरियल की बात करें, या फिर एक ह्यूमन बॉडीज की बात करें, या ह्यूमन पर्सन्स की बात करें, तो वह ह्यूमन कैसे जाना जाएगा कि एक ह्यूमन है? तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। और जैसे कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है, और वो ह्यूमन बॉडी में कुछ प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू नेचुरल ह्यूमन बॉडी नहीं भी है, तो वो उसको एक अलग कैटेगरी में डालेगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर प्लस प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो जिस तरीके से उसकी बनावट होगी, उसी तरह की प्रॉपर्टीज को वो कहे तो काम को वो करेगा। तो जिस तरह से बनावट होती है, उसी तरीके से प्रॉपर्टी मटेरियल की फाइंड आउट होती है, और उसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उस मटेरियल को सेलेक्ट करके हम तरह तरह से प्रोडक्ट को बनाते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ह्यूमन ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो वैसे ही ह्यूमंस के अंदर भी हम लोग भी एक स्पीसीज है मटेरियल्स की, ठीक है। उस मटेरियल में क्या किया गया, अब आपको स्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है, कैसे, टू मेक एन इंजीनियर, ठीक है। जब वो इंजीनियर एक स्ट्रक्चरल वे में, एक इंजीनियर बनने के वे में हर एक चीज़ को अपने आप से व्यवस्थित कर लेगा, तब उसकी तरह तरह प्रॉपर्टीज बाहर आएगी कि वो इंजीनियर किस किस तरीके से काम कर सकता है, किन परिस्थितियों में काम कर सकता है। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ रूम पे बैठ के काम करना चाहेंगे, कुछ लोग फील्ड में बैठ के काम करना चाहेंगे, कुछ लोग ऑफशोर काम करना चाहेंगे, कुछ लोग हवा में काम करना चाहेंगे। सो कोई लोग पहाड़ों पे काम करना बेहतर समझेंगे। तो हर तरीके से ये एक डेवलपमेंट है, जिस तरह से स्ट्रक्चर होगा उस तरह से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। So this microstructure depend on processing route while the performance is dictated by the properties. तो जिस तरह से प्रॉपर माइक्रोस्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जिस तरह से बनावट बनाई जाएगी मटेरियल की, उसी तरीके से मटेरियल बिहेव करेगा अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है? इस तरह के अरेंजमेंट्स, छोटे छोटे एटम्स के अरेंजमेंट एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक रिकॉग्नाइजिंग मैनर में, जो जो वो उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में। सो व्हाट इज द मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग? दिस कंबाइन विथ ऑल दिस डिसिप्लिनरी that engineering is related in, that is MSE, and also in the coexistence between the multidisciplinary areas, that is, as you can see in the figure, it is related to the physics, chemistry, math, geology, biology, medical engineering, technologies, and so on. So the material science is an interdisciplinary area where many science and engineering streams merge together. So why? Because it helps to identify the various kind of things related to this field. So we have natural materials, and these are the man-made materials. तो हमारे एग्जिस्टेंस में मटेरियल हमें नेचर में अवेलेबल है, पत्थर है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधे हैं, रबड़ है, एनिमल प्रोसेसिंग से जो भी मटेरियल्स हमें मिलते हैं, और नेचुरल प्रोसेस से जो मटेरियल मिलते हैं, उनको हम प्रोसेस करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, and that products are developed with the help of these particular natural materials.
So as you can see, these are the raw material and these are the man-made materials, and these are basically man-made components which are made by these materials. So these particular components are made by some kind of a material which are extraction of these particular natural materials, और इन्हीं material से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को जोड़ के भी हमने तरह तरह के मटेरियल को क्रिएट किया और उस मटेरियल से तरह तरह के कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स बने जो हमारे एक प्रोडक्ट्स के अलग अलग वर्किंग इन्वायरमेंट को डिफाइन करके वर्किंग इन्वायरमेंट को जान के पहचान के उस पर्टिकुलर परिस्थिति में बेहतर तरीके से काम करने लायक बना दिया गया, राइट। सो और हर एक मटेरियल को यूज करने का और प्रोडक्ट बनाने का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि इस छाते को ही ले लीजिए, अगर हम लोग लोहे के मटेरियल से इस छाते को बना दें तो क्या वो कंफर्टेबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इतना भारी हो जाएगा कि उसको उस छाते को संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उस मटेरियल को बनाने के क्रम में बहुत सारी प्रोसेसिंग टाइमिंग लगेगी और उसको पैसा भी बहुत सारा लगेगा, प्लस जो कैरी करेगा उसको रखने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो इसी तरीके से मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स को जानते हुए, प्रोडक्ट्स की फुलफिलमेंट को पहचानते हुए इस पर्टिकुलर मटेरियल्स का सिलेक्शन किया गया, बनाया गया और उसको यूटिलाइज किया गया। So these are the classification of the basic engineering material. These are defined by this particular metallic material and non-metallic materials, which are ferrous, non-ferrous, organic, inorganic. So these all are the basic categories of the materials which are defined by the engineering. That is the metallic and the non-metallic. So all these materials are related with the some kind of products. Okay. So these particular engineering material are defined in two categories. First is the metallic material and the non-metallic material. And these metallic material are defined in two categories: the ferrous and the non-ferrous material. And these ferrous is also defined in the two categories, that is the steel and the cast iron. And that particular non-ferrous is the kind of classification that is including in that particular ferrous and non-ferrous is categorized as per the percentage of the carbon that the particular ferrous material are possessing the percentage of carbon, and that particular non-ferrous is not possessing the carbon in the, or they are possessing a very less percentage of carbon. So as compared to this, the non-metallic material is defined by this organic and the inorganic materials. So the steel are defined: the plain carbon steel, the plain steel, the carbon steel, and the alloy steel. The cast iron are defining as the grey, white, malleable, ductile, and nodular. So these we will discuss in the detail in the later classes. It is just showing that how many types of materials are defined, and these are categorized according to the utilization. Now, as we discussed, that the properties of the material is related to the structure of the material. So जिस तरह से उसकी बनावट होगी, जिस तरह से उसकी संरचना होगी मटेरियल की, उसी तरीके से मटेरियल का प्रॉपर्टी डिफाइन होगा। सो ये दो तरह से कैटेगराइज की गई है उसकी प्रॉपर्टीज को: स्ट्रक्चर सेंसिटिविटी एंड स्ट्रक्चर इनसेंसिटिविटी। सो दीज आर द yield, stress, fracture toughness, and the insensitivity, that is the density, elastic modules, and so on. So property is defined as per the structure of the material. So this particular structure is now relating to the microstructure, that are the very fine level, at that is you can say that is at the very atomic level. तो atomic level पे जो भी material का structure बनता है, that are the at the very fine level, and that is how this particular properties of various materials are defined. जिस तरह से मटेरियल की प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा, उस तरह से मटेरियल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी। तो इसके बिहाफ पे अगर हम बात करना चाहें एक मेटल और एक नॉन मेटल मटेरियल की, और उसमें भी अगर हम बात करना चाहें डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल की, तो अगर एक मेटल की बात करें तो मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है,
ठीक है, दे आर इन हार्ड इन नेचर, दे आर स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ, बट ये हुआ कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज जस्ट पॉसिबल कि जब मटेरियल को, उस मेटल को बनाया गया तो उसकी जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया वो एक प्रॉपर मैनर में, जो उसका एटॉमिक अरेंजमेंट था उस पर्टिकुलर मटेरियल का या मेटल का, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में वेल बैलेंस तरीके से उसको संरचना को बनवाया गया या बनाया गया। बट अगर हम एक ब्रिटल मटेरियल की एक बात करते हैं, नॉन मटेरियल जो है हमारे पास, अगर उस ब्रिटल मटेरियल की हम लोग बात करें, लाइक अ ग्लास, जो शीशा होता है, तो वो शीशा एक ब्रिटल मटेरियल के रूप में होता है, और उस मटेरियल को अगर हम किसी हाइट से गिरा दें तो वो बड़े आसानी से टूट जाता है। और वैसे वहीं किसी मेटल को अगर हम किसी हाइट से गिराएं तो वो मेटल नहीं टूटता है। रीज़न क्या है दोनों के बीच? रीज़न यही है कि जो दोनों का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो मेटल है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कन्फाइंड है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कहे तो कहते हैं संगठन में शक्ति है। सो जो मेटल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर वे में, जो सबसे पहली स्लाइड आपको दिखी थी उस पर्टिकुलर स्लाइड में एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। राइट, में दिखा दूँ that particular structure, that the purple structure is showing that the particular thing are arranged in a very systematic manner। और वहीं पे अगर हम एक नॉन अरेंज मेटल जो बात करें, जैसे ग्लास की बात करें, तो ग्लास ब्रिटल नेचर को पोजेस करता है। इस मीन्स कि उसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं है, जिसको एमॉर्फस मटेरियल भी कहते हैं। जो उनका एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है। जो उनके कॉम्बिनेशन है मटेरियल स्ट्रक्चर के, जो उनके एटम्स के कॉम्बिनेशन है, वो प्रॉपर मैनर में नहीं होते, और वही स्ट्रक्चर प्रॉपर मैनर में एक दूसरे का हाथ पकड़ के सही से अपने आप को नहीं बनाए रखते, जिससे कि अगर उसके ऊपर सडन लोडिंग पड़ती है, झटका पड़ता है, तो वो मटेरियल अपने आप टूट जाता है। और वहीं जब मेटल को हम गिराते हैं या झटका लगाते हैं नॉर्मल एक उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है। और वो हो कैसे पाता है? ये सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर, उसके बनावट के वजह से होता है। और वो बनावट होती कहाँ पे है? जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक एटॉमिक लेवल पे, जो मटेरियल की संरचना को जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से उसका जो अरेंजमेंट होता है उनके एटम्स का, जो उनके बीच की बॉन्डिंग्स होती है, वो बॉन्डिंग उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। और उसी बॉन्डिंग के बिहाफ पे मटेरियल्स की तरह तरह की प्रॉपर्टीज जो है वह डिफाइन होती है, जिससे उस मटेरियल को, अलग अलग मटेरियल को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के क्रम में यूटिलाइज करते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है, दे आर इन द को एग्जिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, सो दे आर द को रिलेटेड, एज यू कैन सी, एक दूसरे के परस्परता में है। जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे ही प्रॉपर्टी होगी। सो इफ द स्ट्रक्चर इज in the dense mode, the material will provide the higher strength. If the material structure is not in the dense mode, they are in the very you can say they are in the breakage mode, so amorphous mode, they possessing a kind of a brittle property. So the structure play a very vital role to define the various properties of the material। तो उसी के बिहाफ पे अगर मैं आप लोग की भी बात करूं या एक ह्यूमन नेचर की भी बात करूं, तो एक मनुष्य के बनने में जो सालों साल जो चीज़ें चली रहती हैं, न कि सिर्फ उसके शरीर के बनावट में बल्कि उसके स्वभाव में, तो वही स्वभाव से उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। आप तरह तरह के लोगों से मिले होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके घर में लोग होंगे, तो वो जिन लोगों से आप लोग मिलते हैं या फिर आपके घर में जितने लोग हैं, उनकी तरह तरह की प्रॉपर्टीज है। कुछ लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा मेहनत कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं या फिर कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग कुछ आता है फिर भी नहीं करना चाहते हैं। सो दीज आर द वेरियस प्रॉपर्टीज एंड हाउ दीज प्रॉपर्टीज आर इमर्ज because of their structure they are developed, they are the sanskar they are developed in themselves, so that sanskar lead to their various properties।
and that is how these materials are also defined, and that is how we are human beings are also defined. और उसके बिहार पे अगर हम बात करें तो वी आर द इंजीनियर इज ऑल्सो डेवलपिंग। तो एक इंजीनियर को किस तरह से बनना है, और जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो वह जब मार्केट में जाएगा तो वह जब मार्केट में तरह तरह की कंडीशंस के साथ इन्वॉल्व होगा, तब उसके प्रॉपर्टी किस तरह से अपनी बाहर निकालेगा, किस तरह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो हैंडल करेगा, टैकल करेगा। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए। तो अगर वो स्ट्रक्चर आप अभी से डेवलप नहीं करेंगे, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपके कॉलेज में कराई जाती है या बताई जाती है, उससे आप को रिलेट नहीं करेंगे, उससे आप अपने आप को सीखेंगे नहीं, अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलप नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो रियल प्रॉपर्टी एक इंजीनियर की बाहर आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें कॉलेज में कराई जाती है या बताई जाती हैं, उन सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ों को आप कर लें, आपकी जो भी कंपेटेबिलिटी बने जिसके साथ, उसके साथ आप जाएं, लेकिन करें। ऐसा नहीं कि मतलब अरे वो तो ऐसे ही है, बस ऐसे ही है, हम सिर्फ पढ़ने आए। सो पढ़ना इज द पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, बट सीखना इज अनदर पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग जो वर्ड है, दे द थिंग इंजीनियरिंग क्या है, सीखना सिखाती है किसी चीज को। तो सीखने का जो मतलब है अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलप करना, और जब सीखना सिखाती है तो वो जो सीखने के बाद जो सीखना होता है वो आपकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। And that's why I'm telling you this kind of things which are related to this particular material's property. तो मटेरियल को जिस तरह से आप स्ट्रक्चर करेंगे, उसी तरीके से वो प्रॉपर्टी को अपने दर्शाएगा, अपनी प्रॉपर्टी को बताएगा। इसलिए कहते हैं ना, कोई अगर उदंड बच्चा होता है या फिर कोई ऐसा मनुष्य होता है तो कहते हैं इसकी परवरिश ही ऐसी है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया गया, इसीलिए ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। और वहीं पे कोई एक बहुत ही वेल मेंटेन, और वेल मेंटेन इन द सेंस वेल मैनर्ड अगर कोई बच्चा होता है तो हाँ, इसके जो संस्कार डेवलप किए गए, इसका जो स्ट्रक्चर इसको बनाया गया, इसके घर से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। एंड दिस काइंड ऑफ टू प्रॉपर्टी डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर human being, and that is how the materials properties is also defined, right? So that's the point I want to indicate again and again, कि जिस तरह से मटेरियल की बनावट होगी उसी तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, जिस तरह से उसके एटम्स के अरेंजमेंट्स होंगे उसी तरह से वो एटम्स जो है अपने आप को दर्शाएंगे। सो व्हाट डिटरमाइन द प्रॉपर्टी? इट जस्ट कैन नॉट बी द कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि अगर कोई मटेरियल बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कुछ परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, कुछ परसेंटेज ऑफ अलग अलग तरह के मटेरियल्स को कंबाइन करके अगर मटेरियल बना रहे हैं तो सिर्फ उन कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से ही उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती है। इसी तरीके से आपके भी अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग को बनने की बात करें तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ जाने से ये नहीं होता है कि आपने पढ़ाई कर लिया या फिर आपने एक अच्छे घर में जन्म ले लिया, उससे आप एक बढ़िया मानव बन गए। नो, द इम्प्लीमेंटेशन, आप उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके कैसे आप रिफ्लेक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो बाहरी दुनिया पे, दैट डिफाइनिंग योर प्रॉपर्टीज। एंड वो हो कैसे पाएगा? जब आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर एक्यूमुलेट करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों को रिफाइन करेंगे, कुछ बुरी चीज़ों को फाइंड आउट करके बाहर निकालेंगे, एंड दैट द थिंग इज हैपनिंग with that particular materials. So few tens of ppm of oxygen in the copper can degrade its conductivity. तो जैसा कि हमने पहला पॉइंट को डिस्कस किया कि कंपोजिशन ऑफ मटेरियल डिफाइन, अगर हम बढ़िया मटेरियल बनाने जा रहे हैं तो उसमें तरह तरह के मटेरियल के कॉम्बिनेशन को एडअप कर दिया, उससे हमने तो सोच लिया कि बहुत अच्छा मटेरियल बन गया, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कॉपर मटेरियल में आने से क्या होगा? उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने आचरण में, अपने संस्कार में, घर से, बाकी परिवार से जो भी चीज़ें आपने ले ली और उसके बाद जब आप घर से बाहर निकले, अपने दोस्तों के साथ आप जाने लगे, तो उनकी जो संस्कार थी, उनकी जो कमियां थी या गंदगियां थी, आप उसको भी अपने अंदर डेवलप कर लिए। तो आपका जो संस्कार था वो तो था ही, लेकिन उसकी कमियां आने की वजह से आपका जो संस्कार था वो डिग्रेड हो गया।
आपकी जो प्रॉपर्टी थी एक बेहतर मानव को दिखाने की, वो डिग्रेड होगी। लाइक व्हाट, कि भाई आपके घर में बताया गया कि बेटा बाहर जाइए तो सबसे सही तरीके से मिलिए, गलत चीज़ों का सेवन मत करिए, लेकिन आप जब बाहर आए आपने वहाँ तक तो चीज़ों को सुना, और बाहर आते ही जब कुछ लोगों के प्रभाव में आए और उन लोगों को देखा कि गलत चीज़ें कर रहे हैं और उस गलत चीज़ों से बहुत अच्छा लग रहा है आपको, एक संवेदना सी आ रही है, एक फीलिंग सी आ रही है, सेंसेशन सा कि नहीं इसको करने से बड़ा मज़ा आ रहा है, और वो मज़ा कहीं ना कहीं आपके बॉडी को या फिर किसी चीज़ को आपको हार्म करेगा, लेकिन इसके बावजूद आप उस काम को कर रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज डिफाइनिंग देयर योर प्रॉपर्टी एंड दैट अल्टर योर प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एज ए बॉडी। वो सिंपल एग्जांपल एक यही है कि भाई घर में बोला जाता है कि गलत चीज़ों का सेवन ना करें, लेकिन बाहर किसी परिस्थितियों के हिसाब से आते ही हैं लोग सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, दे आर स्मोकिंग, दे स्टार्ट स्मोकिंग। सो वहाँ पे क्या हुआ, दे अल्टर देयर प्रॉपर्टीज, जो उनको संस्कार मिला घर से एक बेहतर मानव बनने का, लेकिन बाहर जाते ही क्या हुआ, प्रभाव में आते ही, दूसरे प्रभाव में आते ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डिफर करना शुरू कर दिया। एंड दैट दीज पॉइंट्स आर डिफाइनिंग कि सिर्फ कंपोजिशन और मटेरियल के एडअप होने से उसकी प्रॉपर्टी बेहतर नहीं हो जाती। अगर एक ऑक्सीजन कॉपर में अगर कुछ परसेंटेज में आ जाता है तो उसका जो मेन प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, एंड दैट इज हाउ द ह्यूमन बीइंग इज आल्सो डेवलपिंग। So next point is that it cannot be the amount of phases present, कि किस किस phases में वो मटेरियल बन रहा है, किस किस अंतराल में उस मटेरियल को बनाया जा रहा है। सो अगर अलग अलग फेजेस में वो मटेरियल बन रहा है तो डिफरेंस कैसे हुआ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट अलॉन्ग ग्रेन बाउंड्री कैन कॉज द मटेरियल टू हैव अ पुअर इम्पैक्ट टफनेस। तो सीमेंटाइट एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा फेज होता है जब मटेरियल बनता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। सीमेंटाइट एक तरह से बोले बहुत ही हार्डर इन नेचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे मटेरियल का, जब वो जमता है बनता है, तो जब वो जमता बनता है तो वो एक तरह से ब्रिटल नेचर को प्रोवाइड करता है, एक तरह से बहुत ही हार्ड नेचर को पोजेस करता है। तो आप डक्टाइल मटेरियल बनाना चाहते हो, और वो क्या हुआ, बाउंड्रीज ये आपको दिख रही नहीं, ये फिगर दिख रहा है, दिस इज द पर्टिकुलर माइक्रोस्ट्रक्चर, और ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको सॉरी ये लाइंस दिख रही होंगी, अलग अलग फेज है, अलग अलग आपको इस पूरे फिगर में अलग अलग इंप्रेशन दिख रहा होगा, कहीं डार्क दिख रहा होगा, कहीं लाइट दिख रहा होगा, कहीं कुछ लाइन दिख रही होगी। तो ये जो लाइन दिख रही है दीज आर द ग्रेन बाउंड्रीज, और यही ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर अगर ये सीमेंटाइट की लेयरिंग आ जाती है तो जो मटेरियल इम्पैक्ट टेस्ट को, जो मटेरियल सडन लोड को सहने की क्षमता रखता है, वो क्या करेगा, ब्रिटल नेचर को प्रोसेस करना शुरू कर देगा, अपने अंदर गंदगी ले आ गया, एक तरह से ब्रिटल नेचर जो डक्टाइल मटेरियल था, मतलब एक तरह से डक्टिलिटी को प्रोसेस बेहतर कर सकता था, वो पुअर टफनेस और इम्पैक्ट टेस्ट को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो कहना यही है कि हर एक चीज़ को बनाने के पीछे बहुत सावधानी देनी पड़ती है। हम आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उन सब्जेक्ट को किस तरह से आपके अंदर ट्रांसफर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो एट दैट पॉइंट वी आर डिफाइनिंग दिस थिंग्स। So these are the various particular things. So the dislocation can simply weaken a crystal and cannot be defect structure in the phases present. तो ये डिसलोकेशन की जो बात कर रहे हैं, डिसलोकेशन का मतलब कि अपने जगह से डिसलोकेट हट जाना। तो क्रिस्टल के अंदर क्या है कि इसका थोड़ा सा मतलब जो है वो अर्थ थोड़ा अलग तरीके से, वो किस तरीके से मैं बताऊंगा। ये डिसलोकेशन मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है, वो किस तरीके से होगा हम लोग डिटेलिंग में बात करेंगे। ओके।